हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी की कुछ रिसर्च मेथड जानेंगे। और हर एक टीचर को कोई ना कोई रिसर्च मेथड अडेप्ट करना ही पड़ता है। सो एज अ टीचर आपको ये सारे मेथड्स पता होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलिए हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। रिसर्च मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, देखिए जो रिसर्च मेथड होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। फाइन, एक होता है सब्जेक्टिव मेथड एंड द अदर वन इज ऑब्जेक्टिव मेथड। अब जो ये सब्जेक्टिव मेथड होते हैं ये काफी लॉन्ग होते हैं और बहुत टाइम टेकिंग मेथड्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड एज कंपेयर टू सब्जेक्टिव मेथड्स, ऑब्जेक्टिव मेथड्स कैसे होते हैं? इसमें इतना टाइम नहीं लगता, इतने लॉन्ग नहीं होते ये। ठीक है, मेथड्स लगा लेना यहाँ पर। ये इतना टाइम नहीं लेते जितना टाइम सब्जेक्टिव मेथड्स लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव मेथड्स बहुत सारे हैं, उनको तो हम 1 बाय 1 करेंगे, लेकिन आज हम सब्जेक्टिव मेथड्स को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं सब्जेक्टिव मेथड्स की। तो सब्जेक्टिव मेथड्स में आज हम 2 मेथड पढ़ेंगे। एक तो होगा इंट्रोस्पेक्टिव मेथड एंड द सेकंड वन वुड बी एनेक्डोटल मेथड। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। इंट्रोस्पेक्टिव मेथड को हिंदी में क्या कहते हैं? देखिए इसमें ना मैं एक चीज बताना चाहूंगी यहाँ पर वीडियो में। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं अगर वो इन टेक्निकल टर्म्स को इंग्लिश में याद करेंगे तो वो बहुत फायदे में रहेंगे, क्योंकि एक ही वर्ड के हिंदी में बहुत सारे मीनिंग है, बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स हैं एक ही वर्ड की। ठीक है, जैसे कि मैं अगर इंट्रोस्पेक्टिव मेथड की बात बताऊं तो इस टेक्निकल टर्म को 3 तरीके से हिंदी में बोला जाता है। एक तो हो गया आत्मनिरीक्षण, एक हो गया अंतर्दर्शन और एक हो गया अंतर्निरीक्षण। सो अच्छा है कि आप इंग्लिश में याद करो, क्योंकि एग्जामिनर आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इंग्लिश में एक ही टर्म से पूछेगा, लेकिन हिंदी में वो घुमा फिरा कर पूछ सकता है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले अगर आप इंग्लिश में टेक्निकल टर्म्स को करेंगे तो आपका फायदा है। वैसे तो मैं हिंदी में ही पढ़ा रही हूं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेक्निकल टर्म्स को आप इंग्लिश में ही याद करना। ठीक है, तो देखिए जो इंट्रोस्पेक्टिव मेथड है, जैसा कि मैंने बताया कि इसके 3 मीनिंग होते हैं हिंदी में, अंतर्निरीक्षण, आत्मनिरीक्षण, अंतर्दर्शन। इसका मीनिंग क्या होता है? टू लुक विद इन एंड सेल्फ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब देखो इसका मीनिंग यहीं से समझ आ रहा है। आप यहां पर देख सकते हो इंट्रोस्पेक्टिव में ये आगे इन लगा हुआ है, तो बहुत ही इजी है, यहीं से हमें टर्म से ही पता चल रहा है इसका मीनिंग क्या है। दैट मीन्स कि अपने अंदर ही कुछ झांक कर देखना। सो इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? टू लुक विद इन, अपने अंदर झांक कर देखना, अपने मन को टटोलना। ओके, एंड सेल्फ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण करना। सो इंट्रोस्पेक्टिव मेथड का मतलब क्या हुआ? इंट्रोस्पेक्टिव मेथड का मतलब है कि अपने मस्तिष्क के द्वारा अपने मन के अंदर झांक कर देखना और फिर हमारे मन में जो चल रहा है उसका निरीक्षण करना, फिर उसको एनालाइज करना, देन उसको डिपिक्ट करना। ठीक है, ये जो मेथड है ये बहुत ट्रेडिशनल मेथड है, लाइक काफी ओल्ड मेथड है ये। जो आपने नाम सुना होगा जॉन लॉक का, जो फिलोसोफर थे, इंग्लैंड से ये बिलोंग करते थे, इनके टाइम से ये मेथड यूज होता आ रहा है। अब जो पुराने साइकोलॉजिस्ट थे वो इंट्रोस्पेक्टिव मेथड को कैसे यूज करते थे? वो अपने अंदर ना झांक कर देखते थे, खुद के अंदर ही वो एनालाइज करते थे कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो वो कैसे ऑब्जर्व करते थे कि उनके मन में क्या चल रहा है और वो क्या देखते थे अपने मन में झांक कर। देखो, सुख, दुख, प्रेम, स्नेह, लव, अफेक्शन, हेट्रेड, घृणा, ये सारी चीजों को अपने अंदर झांक कर देखा करते थे और फिर पता लगाया करते थे कि एक्चुअल में उस इंसान के मन में चल क्या रहा है। तो स्वयं अपने आप ही अपने मन में
ये टटोलना कि हमारे मन में कौन सा इमोशन चल रहा है, उसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना है, इसमें 3 तरीकों से मन को टटोला जाता है। जैसे कि 3 तरीके कौन से हो गए? एक तो हो गया पहले ऑब्जर्व करना, मतलब निरीक्षण करना, ठीक है। सेकंड हो गया एनालाइज करना, मतलब आपने अब अपने मन में जो चल रहा है उसका विश्लेषण किया। एंड थर्ड वन इज डेपिक्ट करना, मतलब विवरण करना। तो अगर अपने मन में कोई इंसान इंट्रोस्पेक्शन करेगा, अपने मन में झांक कर देखेगा, तो वो पहले अपने मन को ऑब्जर्व करेगा, आराम से बैठकर निरीक्षण करेगा उसका, फिर ये एनालाइज करेगा कि कौन सा इमोशन चल रहा है, ठीक है। फिर उसको डेपिक्ट करेगा कि हाँ ये इमोशन चल रहा है, क्यों चल रहा है, फिर उसका अच्छे से विवरण देगा। तो इन 3 तरीकों से इंट्रोस्पेक्शन होता है। अब एक चीज और ध्यान रखना कि हर एक मेथड के कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स होते हैं, मतलब कुछ मेरिट्स होती हैं, कुछ डीमेरिट्स होते हैं, जिसे हिंदी में कहेंगे कुछ गुण और कुछ दोष। तो आइए अब इसके भी कुछ गुण और दोष की बात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं दोबारा से रिपीट करूंगी कि हर एक मेथड के कुछ प्रोज एंड कॉन्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। कई बार तो जो गुण और जो दोष है ना वो बहुत रेपिटेटिव हो जाते हैं, ठीक है। आगे जितने भी मेथड्स करेंगे आप देखना कि कईयों में तो जो प्रोज होंगे वो भी रेपिटेटिव होंगे, बहुत सारे मेथड्स के, एंड कॉन्स भी रेपिटेटिव होंगे। एनीवे, अभी इसकी बात करते हैं कि इसके क्या क्या मेरिट्स हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन के। सो इंट्रोस्पेक्शन मेथड के क्या क्या मेरिट्स हैं? पहला है कि देखिए, अब निरीक्षण यहाँ पर कौन कर रहा है? हम खुद, सेल्फ, है ना। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या है? सेल्फ ऑब्जर्वेशन। तो हम खुद कर रहे हैं, हम अपना आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं। सो व्हाट डज दैट मीन कि हम खुद के ज्ञान की वृद्धि कर रहे हैं। सो सबसे पहला बेनिफिट क्या आता है कि जो हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग होती है वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब खुद के ज्ञान की वृद्धि हो जाती है। सेकंड, ये जो मेथड है ये इनएक्सपेंसिव है, मतलब बिल्कुल चीप है, बहुत सस्ता है। कहने का मतलब है इसमें इतना ज्यादा खर्चा नहीं होता। तो ये जो मेथड है ये एक्सपेंसिव नहीं है, खर्चीला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने खुद ही तो अपना निरीक्षण करना है, ना तो हमने दूसरे इंसान को बुलाना अपना निरीक्षण करने के लिए। तो खुद पर हम क्या खर्चा करेंगे, और ना ही हमें इसके लिए कोई लैब की जरूरत, ना एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत, ठीक है। तो थर्ड क्या है, इसके लिए किसी लैब की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लैब यहां पर हमारा क्या है? खुद का हमारा माइंड, हमारा खुद का मस्तिष्क ही तो हमारा लैब है। ओके, हम जो भी आत्मनिरीक्षण करेंगे, हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन करेंगे, वो हम अपने माइंड के थ्रू करेंगे। तो माइंड ही हमारा यहाँ पर लैब हो गया। तो जहां हम जा रहे हैं इस लैब को हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं। तो इसका जो 4th बेनिफिट है वो एक यही है कि हम जब चाहे अपना इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, अपनी विश के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू आवर विश। दैट मीन्स अपनी इच्छा अनुसार हम इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, राइट। अब इसकी डीमेरिट्स क्या हैं? डीमेरिट्स देखिए, मतलब अब जो इसके दोष हैं इस मेथड के वो क्या हैं? सबसे पहला है, जैसा कि मैंने बताया कि इसके लिए ना कोई लैब की जरूरत है, ना किसी का मतलब कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करवाने की जरूरत है किसी से। तो दैट मीन्स कि ये जो मेथड है ये साइंटिफिक नहीं है, ठीक है, साइंटिफिक नहीं है। साइंटिफिक मेथड का मतलब क्या हो गया कि ऐसा कहा जाता है कि जो साइंटिफिक मेथड्स होते हैं वो रिलायबल होते हैं, उनकी कुछ वैलिडिटी होती है। लेकिन जो मेथड साइंटिफिक नहीं होते उनकी रिलायबिलिटी मतलब वो इतने विश्वसनीय नहीं होते, राइट। सेकंड, जैसा कि हम यहाँ पर खुद ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, खुद ही एनालाइज कर रहे हैं, खुद ही डिपिक्ट कर रहे हैं, तो हमें किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हम अपने मन को किस तरीके से ऑब्जर्व, एनालाइज एंड डिपिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मन तो वैसे ही बहुत इनस्टेबल रहता है, एक जगह तो रहता ही नहीं है। मन तो जो है ये विचलित होता रहता है। तो इसीलिए
किसी के भी मन को ऑब्जर्व करना मुश्किल है, और हम अपना मन हम जब अपना ही मन ऑब्जर्व नहीं कर सकते तो किसी के मन का ऑब्जर्वेशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब इसकी जो थर्ड डिमेरिट है दैट इज जो मेंटली डिसेबल्ड पीपल हैं, बच्चे हैं, इंसान हैं, वो अपना इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर सकते। जो मेंटली डिसेबल्ड हैं तो वो अपना, क्योंकि उनका खुद का मानसिक जो है डेवलपमेंट नहीं हुआ होता, तो वो किस तरीके से अपने मन के अंदर झांक कर देख सकते हैं। इसका फोर्थ जो डिमेरिट है, जैसे कि मैंने यहां पर बताया कि जो ऑब्जर्व करने वाला इंसान होगा, जो अपने मन के अंदर ऑब्जर्व करेगा, वो साथ साथ एनालाइज भी करेगा, साथ ही साथ अपने इमोशंस को डिपिक्ट भी करेगा। सो दैट मीन्स 3 चीजों पर वो एक साथ ध्यान देगा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि इस मेथड का सबसे बड़ा डिमेरिट एक ये भी है कि एक इंसान एक चीज पर ध्यान दे सकता है, या तो वो ऑब्जर्व ही करे, या फिर एनालाइज ही करे, या फिर डिपिक्ट ही करे, लेकिन 3 चीजों पर एक साथ ध्यान देना इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब हम 3 जगहों पर एक साथ ध्यान नहीं दे सकते, तो इस मेथड में हमारा ध्यान भटक जाता है। अब यहां पर एक चीज और जो सबसे बड़ा डिमेरिट था कि बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट ने इस मेथड में ये कमी निकाली कि अगर कोई अपने मन को, जैसे सपोज करो किसी को गुस्सा आ रहा है और वो उसको अपने अंदर ऐसे सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना है कि उसके अंदर कौन सा इमोशन चल रहा है, गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, तो जैसे ही वो ऑब्जर्व, एनालाइज और डिपिक्ट करने की कोशिश करेगा ना, वैसा ही उसका जो गुस्सा, जो क्रोध है वो शांत हो जाएगा। तो इसीलिए भी कहा गया कि ये मेथड जो है ना कहीं फेलियर है, इस मेथड को हम इतना यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ गुण और दोष थे इस मेथड के। अब बात करते हैं एनेक्डोटल मेथड की। ठीक है, एनेक्डोटल मेथड, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? गाथा वर्णन विधि। एनेक्डोटल मेथड मतलब गाथा वर्णन विधि। जैसे कि आप वर्ड से ही समझ गए हो, गाथा दैट मीन्स कि लघु कथा। ठीक है, मतलब कि बहुत टाइम लेगा ये वाला मेथड। अब इसमें क्या होता है कि जिसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, एक तो वो पर्सन होता है और दूसरा वो पर्सन होता है जो ऑब्जर्वर होता है। मतलब जैसे कि सपोज करो इसके मन को जानना है, इसका ऑब्जर्वेशन करना है, इसके कुछ इमोशंस देखने हैं, या इसकी लाइफ के बारे में कुछ पता करना है, इसके व्यवहार का पता करना, मतलब ये मेथड किसी भी तरीके से यूज किए जा सकते हैं। और ये है ऑब्जर्वर जो इसको ऑब्जर्व करेगा। तो ये जो ए पर्सन है, ये इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपने जो प्रायर एक्सपीरियंस हैं या फिर जो पास्ट एक्सपीरियंस हैं, जिनको हम कहते हैं पूर्व अनुभव। ठीक है, तो जिसका व्यवहार, जैसे कि सपोज करो मेरे व्यवहार के बारे में जानना है सामने वाले को, तो मैं क्या करूंगी कि अपने पूर्व अनुभव, अपने प्रायर एक्सपीरियंस, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को सामने लाकर रख दूंगी कि भाई मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ। तो ऐसे ही ये जो ए पर्सन है, ये अपने प्रायर एक्सपीरियंस रखेगा, अपने पास्ट एक्सपीरियंस रखेगा, किसके आगे? जो ऑब्जर्व कर रहा है उसके आगे। अब जो ये ऑब्जर्वर होगा वो इसके सारे एक्सपीरियंस को जानेगा, पूर्व अनुभव को जानेगा, फिर वो एक रिकॉर्ड तैयार करेगा और लिखित में वो रिकॉर्ड होगा। अब देखो यहां पर सबसे बड़ा जो दोष आ गया, जो सबसे बड़ी डिमेरिट यहां पर आ गई, वो क्या आ गई इसमें कि ऑब्जर्वर जब इसको कहता है कि अपने प्रायर एक्सपीरियंस, अपने पास्ट एक्सपीरियंस बताओ, तो ये हो सकता है कि माइट बी इसको अपने पास्ट एक्सपीरियंस याद ही ना हो। ठीक है, दूसरा ये डिमेरिट हो सकता है कि इसको अपने प्रायर एक्सपीरियंस याद नहीं है, लेकिन छोटा मोटा याद है, तो ये उसमें कुछ जोड़ के भी बोल सकता है ना। कई बार क्या होता है ना, हमें कुछ चीजें याद नहीं होती, लेकिन हमें धुंधला धुंधला हेजी सा याद होता है और हम उसमें 2-4 चीजें जोड़ के बोल देते हैं। कई बार ये भी होता है कि एग्जेजरेट करके बोल देते हैं। तो सबसे बड़ा दोष यही है कि जिसका ऑब्जर्वेशन किया जाना है ना, वो पूर्व अनुभव को याद नहीं रख पाता, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को याद नहीं रख पाता, और सही तरीके से वो सामने वाले को नहीं बता पाता कि उसके पहले के क्या एक्सपीरियंसेस थे। तो इसी तरीके से ऑब्जर्वर अच्छे से रिकॉर्ड भी तैयार
नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसमें इतने मेरिट्स नहीं है जितनी डीमेरिट्स हैं, तो इसीलिए ये मेथड भी यहां पर फेल हो गया था। नॉट फेल, एक्चुअली ये कहेंगे कि ये मेथड उतना ज्यादा फिर सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, तो आज जो हमने करे ये थे सब्जेक्टिव मेथड, कल हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव मेथड्स की। ठीक है, तो इसी के साथ साथ मैं एक चीज और बताना चाहती हूं कि आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फर्स्ट कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।